नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है क्लेश। बहू, यह कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? मिथिलेश जी ने अपनी बहू आशु से कहा। मम्मी जी, बताया तो था सिम्मी का रोका है तो मायके जाना है, उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। कपूरी दीदी को सब अच्छे से समझा दिया है और अगर आपको कुछ अलग से कहना हो तो आप कह देना। बहू आशु ने अपनी सासू माँ से कहा। यह क्या बहू, तुम तो हर वक्त बस अपने मायके जाने की ही फिराक में रहती हो। अभी बहन के रोके पर जाना है, फिर शादी में। इतना ही था तो शादी ही क्यों की? फिर रहती अपने मायके में। हमें भी कोई ऐसी मिल जाती जिसे हमारी ज्यादा परवाह होती। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी? मुझे भी आप लोगों की परवाह है, पर इसका मतलब यह तो नहीं ना कि मैं अपना मायका, जहां मैंने जन्म लिया पली बड़ी, उसे ही भूल जाऊं। सगी बहन का रोका है तो मेरा जाना तो बनता ही न है ना। भला शादी के बाद मायके से रिश्ता क्यों तोड़ना? देख बहू, हम औरतों के जीवन का यह सबसे बड़ा सच है। शादी के बंधन में बंधने के बाद उसका उसके पति के साथ जो अटूट रिश्ता बन जाता है, उसके बाद सारे रिश्ते उसके आगे कमजोर पड़ जाते हैं। पति से उसका वजूद उसका घर बन जाता है। मायका तो बस एक होटल बनकर रह जाता है, जहां घूमने 2-4 दिन के लिए गए, खाया पिया, वक्त गुजारा और निकल गए। भला होटल के साथ मोह क्यों रखना? होटल? मम्मी जी, कितनी आसानी से कह दिया आपने यह बात। होटल बना दिया हमारे बचपन की सारी यादों को। यह आपकी सोच होगी पर मेरी नहीं। मेरे लिए तो यह घर जितना महत्वपूर्ण है उतना मेरा मायका भी। और मैं अपनी बहन के रोके पर जा रही हूँ। सोच ले, अगर रोके पर गई तो फिर शादी पर जाना नहीं हो पाएगा। और अगर तू सोच रही है कि विजय तेरी साइड लेगा तो भूल जा। उसने आज तक कभी मेरी बात नहीं टाली। कहीं ऐसा ना हो मायके के रिश्ते को निभाने के चक्कर में पति के साथ जोड़ा गया अटूट रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए। तू क्या समझती है, बाकी बहुओं की तरह तू भी इस घर में अपना राज चलाएगी और मैं बिचारी बनकर तेरी जी हुजूरी करूंगी? कभी नहीं। इस घर में पहले भी मेरी चली है, आगे भी मेरी ही चलेगी, समझी? आशु अब कुछ नहीं कह पाई। बस उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती चली जा रही थी। उसकी शादी को ज्यादा दिन नहीं बीते थे और उसको सास की तानाशाही आदत उसे पहले दिन से ही खटकती थी। आज अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। वह समझ चुकी थी उसकी भावनाओं की मिथिलेश जी को कोई कदर नहीं है, पर वह कर भी क्या सकती थी। उसने सोचा अपने पति विजय से इस बारे में बात करेगी। रात को जब विजय आया तो आशु ने उससे पूरी बात बताई। तो इस पर विजय कहता है, हाँ मुझे सब पता है, माँ ने फोन पर मुझे सब बता दिया था। क्या मम्मी जी ने आपको बता दिया? अच्छा, फिर आप मम्मी जी को समझाते क्यों नहीं? आखिर वह मेरा मायका है, ऐसे कैसे मैं वहां ना जाऊं? आशु, तुम माँ को गलत समझ रही हो। माँ का कहने का वह मतलब नहीं है। उनका तो बस यह कहना है, बात बात पर मायके मत जाओ, 1-2 साल में एक बार चली जाना। इससे उन्हें भी शांति रहेगी, तुम्हें भी। और जब तुम्हें रहना ही यहाँ है तो यहाँ के तौर तरीकों को सीखने पर ज्यादा ध्यान दो ना। मुझे तो माँ की बातों में कुछ भी गलत नहीं लगा। आशु विजय के मुंह से यह बात सुनकर दंग ही रह गई। अगर इनके ऐसे विचार शादी से पहले पता चल जाते तो यहाँ कभी शादी नहीं करती, आशु ने मन ही मन सोचा। पर आशु भी इनको सबक सिखाएगी, यह सोचकर वह कुछ इरादा करती है। अगले दिन आशु के पापा विवेक जी सुबह सुबह आशु के यहाँ आते हैं। तब विजय ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था और मिथिलेश जी बैठकर माला जप रही थी। उन्हें देखकर वह चौंक कर कहती हैं, अरे समधी जी, आप इतनी सुबह सुबह? आज तो सिम्मी का रोका है ना,
फिर वह सब छोड़ आप यहाँ? हाँ, आना ही पड़ा, क्योंकि आप लोगों ने कोई रास्ता ही कहाँ छोड़ा। आशु को आने नहीं दिया तो मैं ही उसे लेने आ गया। अब छोटी बहन के रोके पर बड़ी बहन ना हो, ऐसा भी हो सकता है भला? बुलाइए जरा मेरी लाड़ो को। लाड़ो कहाँ है? बाहर आ, देख मैं तुझे लेने आया हूँ। समधी जी, वह मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मना किया था उसे। आप पता नहीं क्या सोच बैठे। तब तक आशु कमरे से एक बड़ा सूटकेस लेकर बाहर आती है, जिसे देख माँ बेटे दोनों हैरान होकर पूछते हैं, तुम जा रही हो? हाँ, और सिर्फ रोके पर नहीं, हमेशा के लिए। अब इस घर में तभी आऊंगी जब मम्मी जी को आप वृद्धाश्रम भेजोगे, वरना तलाक के लिए तैयार रहिए। आधी प्रॉपर्टी तो ले ही लूंगी, दहेज में इतना कुछ मांगने के लिए। अब आप लोगों को पता चलेगा जब अटूट रिश्ता गले का बंधन बन जाए तो कैसा लगता है। चलिए पापा, इनको 2 दिन का समय देते हैं, फिर करेंगे फैसला। जा जा, बड़ी आई, यह मेरा घर है, मैं क्यों जाऊं वृद्धाश्रम? सच कहते हैं सभी, सारी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं। माँ जी, वृद्धाश्रम तो आपको जाना ही पड़ेगा। जब जिन्होंने मुझे जन्म दिया मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती, फिर आप तो मुझे मुफ्त में मिली हैं पति के साथ, आपको मैं क्यों झेलूं? और रही बात इस घर की, वह आपके बेटे के नाम है, तो उस हिसाब से आधा मेरा हुआ। आप कहाँ हैं इन सब में? और आप सुनिए जी, अगर इन्हें वृद्धाश्रम नहीं भेजा तो फिर अपनी पूरी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए तैयार हो जाइएगा। सच कहते हैं सभी, आजकल की लड़कियां बस घर तोड़ने ही आती हैं। जिस घर को इतने सालों से संभाल, उन्हें एक पल नहीं लगता अपने सास ससुर को वहां से निकाल फेंकने में। बस ये शादी इसलिए तो करती हैं, पर मैं तेरे ये इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगी। बेटा, तू इसे तलाक दे दे, हमें नहीं चाहिए ऐसी लड़की। मिथिलेश जी ने फिर विजय से कहा, और फिर तलाक देकर खुद कंगाल हो जाऊं। आपने सुना नहीं इसने अभी अभी क्या कहा? माँ, आजकल औरतों के मामले में कानून बड़ी सख्त हो गई है और उसी का फायदा इस जैसी औरतें उठाती हैं। माँ, आप लोग यह कोर्ट कचहरी ना जाकर आपस में मामला सुलझा लें तो बेहतर होगा। मुझे यह फालतू के क्लेश नहीं चाहिए। मिथिलेश जी अपनी परिस्थिति बिगड़ती देख कहती हैं, ठीक है बहू, तुझे जो करना है कर, बस यह सब केस कचहरी मत कर। मैं भूल गई थी कि आजकल की लड़कियां बहू बनकर नहीं, चंडी बनकर आती हैं। कर, तुझे जो करना है। देखा पापा, आ गए सारे लाइन पर। मम्मी जी, कैसा लगा जब आपको अपने ही घर से रिश्ता तोड़ने को कहा? आप भी तो वही कर रही थी ना? मम्मी जी, कोई भी लड़की शादी करके क्लेश करने नहीं आती, उसे वहाँ का माहौल वैसा बना देता है। कोई तो उस माहौल में खुद को ढाल लेती है और कोई बस घुटती चली जाती है, और अंत में वह घुटन जब ज्वालामुखी की तरह फटती है तो क्लेश होना स्वाभाविक है। समधन जी, बेटियों की जब शादी होती है तो वे देखती हैं कि कितने अरमानों के साथ उनके माता पिता उसे ब्याह रहे हैं। ना जाने कितने कर्ज तक वे ले लेते हैं उस शादी को निपटाने के लिए, फिर वह उस शादी को क्यों तोड़ना चाहेंगी भला? पर जब बार बार उसके वजूद और आत्मसम्मान को तोड़ा जाए तो वह भी मजबूर हो ही जाती है। औरतों के लिए इतने सख्त कानून यूं ही नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि आज भी औरतों के साथ यह सब हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि सभी औरतें सही में इसके लायक हैं, कुछ इस कानून का गलत इस्तेमाल भी कर रही हैं, पर हम उनमें से नहीं हैं। हम तो बस आपको सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए ये नाटक रचा। जो अभी भी आपको समझ ना आया हो तो बताइए, आगे का हम देख लेंगे। मम्मी जी, हम बहुएं ससुराल में पूरे साल रहकर चाहे कितनी भी सेवा कर लें, पर जब भी हम 2-4 दिनों के लिए मायके जाने की बात करें, हमारी सारी की हुई सेवा भुला दी जाती है और गिनवाई जाती हैं हमारी जिम्मेदारियां। और अगर हम अपने लिए कुछ कह दें तो यह कहा जाता है
हम तो ससुराल बस क्लेश करने ही आती हैं। क्यों भाई, हमारी जिम्मेदारी बस ससुराल वालों के लिए ही है जिनसे हम अभी अभी मिले हैं। पर उनका क्या, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि आप लोगों की सेवा कर सकें। क्या उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती हमारी? एक तरफ तो आप चाहते हैं कि आपका बेटा बहू आपकी सेवा करें, और दूसरी तरफ जब एक बेटी अपने माता पिता की सेवा करने के बारे में सोचती है तो फिर आप लोगों के छाती पर सांप लौटने लगते हैं। एक पराई लड़की आप लोगों की अपने माता पिता की तरह सेवा कर सकती है, तब तो आप कहते हैं यह उसका धर्म है। पर कभी यह तो आप लोग अपने बेटों को नहीं सिखाते कि एक जमाई भी अपने सास ससुर की वैसे ही सेवा करे। यह उसका धर्म क्यों नहीं है? आज मैं भी चाहती तो बाकी औरतों की तरह चुपचाप रहकर इसे अपनी तकदीर मान लेती, पर यह अगर मैंने आज किया तो यह हम औरतों की तकदीर बन जाएगी। किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। मिथिलेश जी और विजय चुपचाप वहां खड़े आशु की बातें सुनते हैं। उनकी नजरें भी नीची थी। उन दोनों से कुछ कहते ही नहीं बना। आशु अपने पिता के साथ अपनी बहन के रोके में चली गई, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, जैसा उसने कहा था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।